नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर एक बार फिर आप सभी के सामने हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हर एक के घर से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा मुद्दा जो समाज में पूरी तरह से गड़ा हुआ है और एक ऐसा मुद्दा जिससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं बच्चा होता है और वो बच्चा स्कूल जरूर जाता है और वो जब स्कूल जाता है तब हम इस समस्या से दो चार होते हैं। जी हाँ, कमीशन खोरी से। आज कमीशन खोरी स्कूलों में इस कदर हावी हो चली है कि चाहे बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म हो, किताबें हो, उनके कोर्स का करिकुलम हो या कोई एक्टिविटीज हो, तमाम तरीके से स्कूल जो है वो अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं, चाहे बाल आयोग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, तमाम ये जो एजेंसीज हैं, तमाम जो ताकतवर संगठन है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ नाम का हल्ला मचाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हल्ला मचाने से हल निकल जाएगा? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और एक दिशा यहाँ पर हमें लेना बहुत जरूरी है कि आखिर हम इस समस्या से निजात कैसे पाए। इन तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया फर्स्ट न्यूज को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी लाइव देख सकते हैं। आप हमें indiafirst.online पर भी लाइव देख सकते हैं, यानी कि जो तमाम डिबेट है वो सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं और आप अपने लाइव कमेंट्स भी हमें इस दौरान भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं अब डिबेट की शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ कराना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ब्रिजेश चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेश जी। नमस्कार। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्रिश्चियन स्कॉलर श्री रिचर्ड जेम्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा राकेश जी आपसे है। राकेश जी, ये जो समस्या है इसके बारे में हल्ला मचाया जाता है, लेकिन ये बात खुले तौर पर सबको जाहिर है कि किस तरह से एनसीईआरटी या स्टेट सिलेबस की जो किताबें हैं उसको ना पढ़ा कर रिफ्रेशर कोर्स या किसी और ऑथर की जो किताबें वो थोप दी जाती है स्कूलों में। बच्चे कुछ कह नहीं पाते हैं। अलग अलग जो सीजन्स के हिसाब से अलग अलग यूनिफॉर्म्स जो है वो थोप दी जाती हैं। स्कूल का सिर्फ लोगो अगर नहीं लगाओ तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है और बात भी किया जाता है किसी विशेष दुकान से वही यूनिफॉर्म खरीदने का, वही किताबें खरीदने का। ये हर बार ये जो समस्या उठकर आती है, इसमें समस्या पे लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? क्या इसकी बड़ी वजह कमीशन खोरी है? निश्चित तौर पर ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसकी जड़ में कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है, कहीं ना कहीं वो लालच है जिसमें हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को देख भी नहीं रहे हैं। वो मसला भले ही किताबों का हो, स्कूल बैग्स का हो, जूते चप्पल का हो, तो एक बहुत ही इसको जानने के लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़े ऐसा नहीं है। आप कहीं भी किसी भी स्कूल में निकल जाइए, आपको वो परिस्थितियां सामने दिख जाएंगी जिससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रूबरू हो रहा है। दरअसल इसमें बड़ा सवाल यही है कि हम कर क्या रहे हैं या जो इसको रोकने के लिए पूरा सिस्टम है। और ऐसा भी नहीं है कि इस समस्या को कोई समझने के लिए एक तो एस्टेब्लिश है ही है और उससे निपटने के लिए बहुत चर्चा भी की जाती है, लेकिन उसका क्यों पालन नहीं किया जाता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है। एनसीईआरटी का कहता है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बनाई गई है, एनसीईआरटी कहता है कि बच्चों को, जो खासकर छोटे बच्चे हैं, तो पहली दूसरी क्लास में तो केवल 2 ही किताब चलाने के लिए कहा गया है। फिर उससे आगे तीसरी से चौथी तक केवल 3 किताब, भाषा, गणित और ईवीएस से काम चल जाता है। तो ऐसे करके हम, लेकिन आप देखिए इन्हीं स्कूलों में 16-16 किताबें, 12-12 किताबें चल रही हैं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है और इसमें दोषी कौन है? अभी आप देखिए, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि आज अखबार में ये छपा है कि हमारे सरकार ने जो है एक कहा है कि यदि एनसीईआरटी के अलावा किताबें ली गई तो उन स्कूलों पर एक्शन होगा। एक समिति भी बना दी जो 15 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो अभी आप देखिए कि सारे एडमिशन हो चुके हैं, सारे पालकों ने अपनी किताबें खरीद ली हैं। तो आज उस समिति बनाने का क्या औचित्य है? वो 15 अप्रैल को यदि रिपोर्ट सौंप भी देंगे तो फिर उसका क्या होने वाला है? क्योंकि किताबें तो हो गई हैं, है ना? क्या अभी हम, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक मिली भगत है। सबको पता है कि देखिए जब सब कुछ लुट पिट जाएगा, अभिभावक की जेब लुट जाएगी। मैं ये सवाल टॉस कर रहा हूँ बाल आयोग से ब्रिजेश चौहान जी से। ब्रिजेश जी, सब कुछ पता है कि कब जो है कमीशन खोरी शुरू होती है, कब खरीदारी शुरू होती है, और ये बड़े पैमाने पर, ये छोटा मोटा 1000 लाखों का कारोबार नहीं है, करोड़ों रुपए का ये कारोबार है। और उसके बाद सब कुछ जब हो जाए तो बोले साहब अब ये सब कुछ हो गया, अब नियम हम बाद में बनाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है।
निश्चित तौर पर ये बात सही है कि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है और लगातार बाल आयोग में इसकी शिकायतें आती रहती है और इसके लिए प्रारंभ से ही जब शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है इससे पहले ही हम स्कूलों को निर्देश बराबर शिक्षा विभाग भी जारी करता है, स्कूल कलेक्टर गाइडलाइन भी जारी है। सीबीएसई के स्कूल हैं उनको सीबीएसई के नॉर्म्स में ही लिखा जाता है, ये सब बातें निर्धारण है की जाती हैं। उसके बावजूद भी स्कूल कहीं मनमानी कर रहा है तो पेरेंट्स को हमारे पास आके शिकायत करनी चाहिए, हम निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि जिन पेरेंट्स के जो है कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, उनको स्कूल से निकाला भी जा सकता है, वो आपके पास आए, यानी कि आप जो है ना तो हेल्पलाइन नंबर देंगे, ना स्वयं आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ना औचक निरीक्षण करेंगे, ना आप पूछताछ करेंगे, ना आप ऐसा हेल्प सेंटर बनाएंगे कि खुलकर जो है गोपनीय तरीके से लोग आप तक अपनी बात पहुंचा सके, भाई साहब दरअसल ये स्कूल में ये कारगुजारी चल रही है। नहीं, देखिए क्या होता है, किसी भी सूचना का माध्यम एक स्रोत होता है। जहां तक औचक निरीक्षण की बात है, मैं बराबर खुद स्कूलों में जाता हूं। अभी हाल ही में मैंने डीपीएस में राकेश मालवीय जी ने अपनी बात की शुरुआत की थी, वो कहा था कि ये कोई छुपा हुआ पहलू नहीं है, ये हर साल का यही जो है नियम कायदे रिवाज है और ये बिल्कुल ये जड़ से फैलता जा रहा है, मतलब ये जो है ये कैंसर बन चुका है और उसने धंधे का शक्ल ले लिया है। ये निश्चित तौर पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हम समय समय पर इसके लिए, जहां तक हमारे पास शिकायत आती है हम सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं और प्रत्येक शिकायत पे कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं। शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई भी की जाती है। बड़ी कार्रवाई बताइए जिसमें स्कूल का आपने लाइसेंस रद्द करवा दिया हो, जो आप मतलब अगर इतनी समय से जो समस्या, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लें, कोई ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई जो आपने की हो कि साहब स्कूल को लाइसेंस रद्द हो गया हो? बिल्कुल बिल्कुल हमने कार्रवाई की, हमने आलसेंट की मान्यता रद्द की, उसके बावजूद भी आलसेंट स्कूल कोर्ट में चला गया और उसमें उन्होंने स्टे ले लिया। इसका मतलब आपने अपना पहलू को ठीक से नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल हमने, देखिए इसमें क्या होता है स्टे, अब ये तो न्याय की परिभाषा न्यायालय जानता है, हमने अपना काम किया, शासन ने अपना काम किया, न्याय दिलाने तक आपकी जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल, अगर आपने तथ्य सही प्रस्तुत किए होते, तथ्य बिल्कुल सही प्रस्तुत थे, स्कूल ने अपनी मनमानी की थी, हमने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की, स्कूल के खिलाफ, यानी कि निजात नहीं मिला ना। नहीं, देखिए यानी कि जिन अभिभावकों ने अगर आपका साथ भी दिया होगा इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी मुहिम में, अब उनके ऊपर उल्टी तलवार लटक गई है क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर आ गए। आपने कहते हम क्या करें, हमने अपनी कर्तव्य से तीसरी कर ली। नहीं, देखिए इसमें कर्तव्य और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा काम है, शासन ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उस काम को करते हैं और पूरी गंभीरता के साथ करते हैं। इसमें हमने अपना पक्ष पूरी तरीके से रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक होती है जिसमें उनको भी अपना अधिकार प्राप्त है कहीं ना कहीं जाने का, न्याय पाने का। उन्होंने अपने तरीके से उसमें स्टे ले ली, लेकिन फिर हम उसमें आगे जाएंगे, फिर उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें केवल पूरे मध्य प्रदेश से एक एग्जांपल, एक उदाहरण, एक स्कूल उसने भी स्टे ले लिया। रिचर्ड जेम्स आपके पास हम जाएंगे। रिचर्ड जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आरोप लगते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स पे लगते हैं कि वो सबसे ज्यादा मनमानी करते हैं, वो सबसे ज्यादा तमाम तरह के इस तरह के जो होते हैं चोचले, मैं कहूंगा कि यूनिफॉर्म से लेकर स्कूल की किताबों से लेकर, और कहीं ना कहीं उनकी मनमानी का स्तर ये रहता है क्योंकि आप लोग को एक एडमिशन का एक बड़ा, आपके पास एक बड़ा हथियार है। हर बड़ा रसूखदार शख्स जो है वो चाहता है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उसके बच्चे या उसके परिचित के बच्चे पढ़ें। इसके एवज में आप लोग कहने का अपनी मनमानी करते हैं, ये सीधा आरोप है आपके ऊपर। देखिए ऐसा है कि जिस मुद्दे पे अभी हम इस हाल फिलहाल बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात तो शासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ये गाइडलाइंस है। किसी स्कूल को ये अधिकार नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक किताबों के या यूनिफॉर्म के विक्रेता को उसको स्पष्ट किया जाए कि, या पेरेंट्स को बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ इसी फला फला दुकान से ड्रेस या किताबें लेनी है। ये प्रशासन के गाइडलाइंस के अनुसार बिल्कुल गलत है। वो कैसे करते हैं वो तो मालूम है ना सर? रही कैसे किया जाता है मालूम है ना सर आपको? मैं वही बता रहा हूँ। रही बात जहाँ तक कि मिशनरी स्कूल की, सबसे पहली बात ये कि ये तो बहुत ही संभावित सी बात है, निश्चित तौर पर कहीं भी मिशनरी स्कूल का किसी भी प्रकार का, हमारे जो भोपाल में भी जितने भी बड़े बड़े मिशनरी स्कूल है, सबकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सीट्स की अवेलेबिलिटी कम रहती है, एडमिशंस के एप्लीकेंट ज्यादा रहते हैं, जैसा कि आपने कहा। कौन लोग डिमांड करते हैं सर? सर हर रसूखदार व्यक्ति चाहेगा, जैसे हर रसूखदार प्रशासनिक अधिकारियों को एडमिशन चाहिए, पॉलिटिशियंस को एडमिशन चाहिए, डिमांड बहुत है परंतु सीट्स कम है। और जब कुछ लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती हैं तो इस प्रकार के आरोप हमारे स्कूल्स पे लगाए जाते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, मेरी नॉलेज के अनुसार ऐसा कोई मिशनरी स्कूल नहीं है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। अगर कोई स्कूल है जो इस प्रकार का काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर प्रशासनिक नियमों के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश जी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बिटवीन द लाइंस बचने के यहाँ पे कितनी नायाब जो है पेशकश की है रिचर्ड जेम्स साहब ने।
यहाँ पर कहा जाता है कि खुलेआम नहीं किया जाता। लेकिन जब टीचर है वो क्लास के अंदर जो रिफ्रेशर और दूसरे पब्लिशर की जो किताब लेकर पढ़ाने आएगा और बच्चे अपनी एनसीईआरटी किताब से उसको मैच कराने जाएंगे, तो वो उनको ना तो विषय मिलेगा ना वो चैप्टर मिलेगा। फिर उनको मजबूरी में होकर पूछना पड़ेगा कि टीचर ये किताब हम कहाँ से लें। तो कहीं ना कहीं वहां से जो है इनडायरेक्टली उनको बताया जाएगा कि किताब फला फला दुकान पर मिलती है। ये इस तरह से होता है कि कोई वहां पर कोई पत्रकार तो मौजूद नहीं होगा बच्चों के बीच में, कोई वहां पर कोई बाल आयोग का सदस्य तो मौजूद नहीं होगा कि बच्चों के बीच में। इस तरह से वहां पे संप्रेषित कर दिया जाता है, किताब वहां पर खरीद ली जाती है और एक तरह से अघोषित तौर पर एक नया सिलेबस, नया करिकुलम जो है बच्चों पर थोप दिया जाता है। राकेश जी, देखिए इशारों में बात हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि करना क्या है। ये भले ही आपका किताबों का मसला हो या डॉक्टर जिस तरह से दवाइयाँ लिखता है उसका मसला हो, तो ये पूरा एक जो खेल है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कोई किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ये रात दिन हम और आप फेस कर रहे हैं। असल में आशुतोष जी, इसमें थोड़ा हमको ये देखना चाहिए कि बड़ा खेल क्या है। बड़ा खेल ये है कि जिस तरह से हमारी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक निजीकरण करने की जो पूरी एक साजिश है, और जिस तरह से हमारे चौहान साहब खुद, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, हमें खुद एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और आप देख सकते हो कि कितना अंतर है। या आप ये भी अंतर देख सकते हो जिसकी शायद आप बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा हमने बना दिया है कि मिशनरीज स्कूल तो ऐसे हैं कि उनके लिए दरअसल वो नहीं है। आप सेंट्रल स्कूल का देखिए, जो 3-4 स्कूल हैं भोपाल के अंदर सेंट्रल स्कूल, उनमें एडमिशन के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, उनके लिए लोग किस तरह। तो सवाल ये है कि हम बेहतर शिक्षा, और आप देख लीजिए कि उनके बच्चे कितनी 3 किताबें पढ़ के ही वैसे बच्चे हैं जैसे आप 16 किताब पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहीं पीछे नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो सेंट्रल स्कूल के बच्चे हैं और जो मिशनरीज स्कूल के हैं। वर्क ही मैं संदर्भ दे रहा हूँ। 70 शिकायतों में से आप बताइए कि कितने शिकायतों पर एक प्रॉपर एक्शन होके और उसमें होगा कि इन स्कूलों की मान्यता दर्ज की जाएगी और उन पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा। इसको साफ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं यही बात जो है बाल आयोग के सदस्य हम ब्रजेश चौहान जी से पूछेंगे। ब्रजेश जी, ये तमाम बातें बिल्कुल खुलासा हो चुकी है, कोई इसमें ऐसा कोई पहलू नहीं है। मेरी आपसे जब पिछली बार चर्चा हुई थी, आपने भरोसा दिलाया था कि निश्चित तौर पर छापामार कार्रवाई की जाएगी। इतनी ना तो वो फ्रीक्वेंसी दिखी कि छापामार कार्रवाई की जा रही है, ना ये दिखा गया कि साहब आपके तमाम स्कूलों के बाहर आप लोग के हेल्पलाइन नंबर लिखे होंगे, कहीं पे भी इस तरह का होता है तो आप शिकायत करें। या फिर आप लोग ने उन तमाम जो बुक्स जो दुकानें हैं जिनके बारे में हर शहर के हर व्यक्ति को पता है कि फला दुकान का धंधा इसलिए जो है चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी स्कूलों से सेटिंग है। तमाम यूनिफॉर्म्स की जो दुकान हैं वो इसलिए चल रही है क्योंकि उनके स्कूलों से सेटिंग है। उसके बावजूद भी ये तमाम जानकारी आप तक क्यों नहीं पहुंच पाती है और आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसके पीछे आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं, देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशासन दोषी नहीं है या हम दोषी नहीं है। समाज का एक तबका जो है, जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा, इसके पीछे हमको जाना चाहिए। आप ये समझिए सर, आप समझिए बात को। आप ही का बच्चा अगर किसी स्कूल में जा रहा होगा, आप खड़े होकर झंडा बुलंद करेंगे, करेंगे क्या? वहां पर आपको नहीं दबोच लिया जाएगा स्कूल के प्रशासन के द्वारा, आपको आपके बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल टॉर्चर नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि टॉर्चर करने का तरीका किस तरह से होता है, किस तरह से दबाव बनाया जाता है और मजबूर होकर कहने का बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है। और इस स्थिति से बचने के लिए कहीं ना कहीं अभिभावक को चुप रहना उनकी मजबूरी है। ये मजबूरी जानने के बाद तो बाल आयोग जैसे संगठन को खड़ा किया जाता है। बिल्कुल, बाल आयोग संगठन करता क्या है? बिल्कुल करता है। बाल आयोग समय समय पर छापा भी मार रहा है। मैं अभी हाल ही में डीपीएस में मैं गया था और वहां मैंने एक बहुत बड़ा जो है खुले प्रांगण में किताब और स्कूल का पूरा जो है एक दुकान विक्रेता लगाए हुए था परिसर में, उस पर भी मैंने अभी हाल ही में रिसेंट कुछ दिन पहले ही छापा मारा है। ऐसा नहीं है कि बाल आयोग अपना काम नहीं कर रहा है, बाल आयोग अपना काम कर रहा है। देखिए, अभी सब प्रशासन की कार्रवाई में थोड़ा सा विलंब होता है। ये शासन की प्रक्रिया, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने आज लिखा और कल कोई का कल तुरंत रिजल्ट मिल जाए। हमने उनको अभी हाल में ही कार्रवाई के लिए लिखा है, तो रिसेंटली बिल्कुल एक सप्ताह भी नहीं हुआ है इस मामले में। बिल्कुल कलेक्टर को लिखा है हमने, और हमने इस संबंध में कलेक्टर ने अभी तक आपकी जितनी कार्रवाई कितनी अनुशंसाएं कर चुके हैं पिछले 1 साल में? आप लोग काफी अनुशंसाएं की हमने। निश्चित तौर में विलंब होता है, मैं मानता हूं शासन की प्रक्रिया में विलंब होता है। ये शासन की प्रक्रिया है, आप जानते हैं स्वतः ही। ये व्यवहारिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं शासन के पास कई अन्य काम रहते हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं, तरीका है किस तरह से उनको क्या ठीक है कार्रवाई कर लेगा बाल आयोग, लेकिन कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। व्यवहारिक शब्द जो है ना, ये अपने आप में कवच उन ऐसे भ्रष्टाचारियों का, कमीशन खोरियों का के साथ देखिए व्यवहारिक दिक्कतें हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, ले लेता है, व्यवहारिक दिक्कतें हैं। हमने कार्रवाई की, अनुशंसा की है, अनुशंसा। अरे वो खुलेआम आपने रंगे हाथों पकड़
पकड़ा है उसमें अनुशंसा क्या कर रहे हैं आप, कार्रवाई करवाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आयोग का जो कार्य है, जो संवैधानिक जिस हिसाब से प्रक्रिया होती है, उसमें हमें केवल अनुशंसा करनी होती है और प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करता है। राकेश मालवीय जी, इसमें शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। इंडिया फर्स्ट के न्यूज के जरिए तमाम जो देशवासी हैं ग्लोबली इस प्लेटफॉर्म पे इस समय देख रहे हैं, ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर में इस तरह की जो है कमीशनखोरी का खेल जो है जड़े जमा चुका है। ऐसी स्थिति में क्या कोई अच्छा एग्जाम्पल कोई स्टेट प्रस्तुत करता है हमारे देश में जहां पर इस तरह की कमीशनखोरी पर कोई नकेल कसी जा चुकी है, या फिर अब ये मान लिया गया कि नहीं साहब आप अगर बच्चा अपने स्कूल भेजे तो आपको भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए एग्जाम्पल तो है, मैं पिछले उसमें भी चर्चा कर रहा था, जिस तरह हमारे सेंट्रल स्कूल के बच्चे हैं उनका आप देख लीजिए, वो केवल 3 या 4 किताब पढ़ के वैसे ही हैं जैसे 16 किताब वाले बच्चे हैं। तो क्यों हम एक सवाल केवल यहाँ का नहीं है, चौहान साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बाल आयोग में इन्होंने इनका जो है काम करने का वो हमने देखा है, इनके काम से परिचित हैं, तो उनके अंदर भावना है। लेकिन क्यों एक सेंट्रल लेवल पर एक डिसीजन नहीं हो जाता और कहा जाता है कि देश भर के स्कूलों में यही किताब, ये 3 किताब पढ़ाई जाएंगी फर्स्ट और सेकंड में यही। तो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं नीतिगत रूप से कि ये तो हो सकता है, अब क्यों वो एक किताब जो है वो 300 रुपए में मिलती है और वही किताब एनसीईआरटी में आपके 50 रुपए में मिल जाती, क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जो हम करप्शन को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, उसको गुंजाइश छोड़ रहे हैं उसको किए जाने की, ये बहुत खतरनाक। और खासकर आशुतोष जी, केवल पैसे का मसला नहीं है जो हो रहा है। आप देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चों को आप एक दिन केवल चले जाइए, सुबह स्कूल में चले जाइए और वो जो बस्ता बैग पर पीठ पर लेके वहाँ घर से तो उसके पेरेंट्स उसकी लाद लेते हैं बैग, लेकिन आप प्लीज एक बार जाके गेट पे खड़े होकर उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, उनकी पीठ पर कैसे बड़े बड़े बस्ते टंगे रहते हैं। अच्छा राकेश जी, ये भी एक बड़ी विडंबना है, पहले बस्तों पे जो है बोझ लादा जाता है बच्चों के, उसके बाद फिर नए स्कूल आते हैं बिना बस्ते वाला स्कूल, फीस थोड़ी ज्यादा, मतलब ये भी एक मार्केटिंग का फंडा है, पहले बोझ से ला दो फिर बोझ से मुक्त कराने के नाम पे भी पैसा वसूलो। हाँ वो तो है, लेकिन आप देखिए कि यशपाल समिति एक बनी थी 1993 में, जिसने बस्ते का वजन कम करने के लिए वो चले गए। यशपाल जी कहते कि वजन कम करो, वही चले गए, लेकिन बस्ते का वजन कम नहीं हुआ। तो अभी भी आप देख लीजिए, ये जो राष्ट्रीय एक बाल स्वास्थ्य पत्रिका है उसकी स्टडी कहती है कि 12 से 42% बच्चों की पीठ में के निचले भाग में दर्द रहता है, वो छोटे छोटे बच्चे। तो असल में हम क्या पैसे के चक्कर में हम एक पूरी पीढ़ी को ऐसा बीमार बना रहे हैं? तो वो तो कम से कम हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है रिश्वतखोरी की एक बड़ी वजह भारतीय समाज में कहीं ना कहीं महंगा जो हेल्थ सिस्टम और महंगा एजुकेशन सिस्टम भी है। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आपकी बात से सहमत हूं, ये सही बात है कि अभिभावक सब जगह फ्रंट पे वो मजबूर हैं, लेकिन वो एक मानसिकता हमको पेरेंट्स के लेवल पर भी बदलने की बहुत जरूरत है कि यदि कम मतलब वो खुद ही कंपटीशन में डालते हैं ना बच्चों को, ज्यादा होगी ज्यादा पढ़ाई होगी। अभी आप देख लीजिए होमवर्क के लिए भी बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पहली और दूसरी कक्षा में बिल्कुल होमवर्क नहीं दिया जाएगा, 0। जो दूसरी और तीसरी कक्षाएं उनको केवल सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है और यहाँ पर ब्रिजेश ने भी बहुत महत्वपूर्ण अपील यहाँ पर की थी कि भाई अभिभावक भी सामने आए, अभिभावक को कोई सोचना होगा कि इतनी महंगी फीस, इतनी महंगी यूनिफॉर्म्स, इतनी महंगी किताबें देने के बाद भी स्कूल के बाद फिर आप ट्यूशन और कोचिंग में पैसा खर्च करते हैं, यानी कि इतनी महंगी पढ़ाई आप जिस स्कूल में करा रहे हैं उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशंस, कोचिंग्स और वहां तक आने जाने का फिर खर्चा, यानी कि पूरा का पूरा अगर बच्चे की दिनचर्या देखें तो सुबह से लेकर देर शाम तक वो किताबों के बोझ तले दबा रहता है। और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ इस निगाह से देखती कि भैया सारा खर्च हम तुम पे कर रहे हैं, हम जितने भी अगर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो तुमको करने पे कर रहे हैं, अगर तुम कुछ नहीं बन पाए तो पूरे घर को बर्बाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम उसके ऊपर ठीक रह पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारे भारतीय जो बच्चों को अगर हम देखें और उसको कंपेयर करें यूरोपियन और अमेरिकन बच्चों से, तो एक जो दबाव हमारे भारतीय बच्चों के ऊपर होता है उनका नैसर्गिक विकास नहीं हो पाता। और निश्चित तौर पर मैं ब्रिजेश जी और राकेश जी की बात को यहाँ पर समर्थन करना चाहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ हम प्रशासन पर यह बात नहीं छोड़ सकते हैं, आप लोग को एक होना होगा। जब जब इस तरह के दबाव बनाए जाए तब तक आप लोग को एक खड़ा होना पड़ेगा। रिचर्ड जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो स्कूल्स हैं वो एक स्टेटस बना देते हैं, एक अघोषित स्टेटस बना देते हैं कि साहब फलाने स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप समाज में ऊपर हो,
इस वजह से अभिभावक जो विरोध करते हैं तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता है कि गरीब है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जब इनकी औकात नहीं थी तो इतने महंगे स्कूल में क्यों गए। इस वजह से कहीं ना कहीं वो विरोध ही नहीं कर पाते और इसका फायदा रिचर्ड जी ये तमाम स्कूल उठाते हैं। आरोप लगा रहा हूं मैं आपके ऊपर। देखिए, इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ और ये करने से पहले मैं सबसे पहले राकेश जी की एक बात का जवाब देना चाहूँगा और उसी प्रकार की एक बात जो आपने बोली कि हमारे भोपाल शहर में 4 सेंट्रल स्कूल चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, निश्चित ही बहुत अच्छे स्कूल हैं। सेंट्रल स्कूल्स के अलावा भी ऐसी कई सारी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं हैं भोपाल में, कई बड़े बड़े स्कूल हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी स्कूल्स बहुत चल रहे हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका भी। लेकिन उसके बाद भी सर आप इस चीज को अंदरूनी रूप से, और हर व्यक्ति अंदरूनी रूप से उसको बहुत अच्छे से जानता है, उसके बाद भी पेरेंट्स मिशनरी स्कूल के पीछे क्यों जाते हैं? उसकी वजह यह है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मिशनरी स्कूल्स हैं एक लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है। इस प्रकार की बुक्स में और किसी प्रकार की ड्रेस में कमीशन खोरी, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज जिससे अभिभावकों को दिक्कत आए, हमारे मिशनरी की शैक्षणिक संस्था इस प्रकार से कभी इस प्रकार की कोई चीज नहीं करते हैं। निश्चित ही मिशनरी स्कूल्स का एक बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है और जो कि आगे बना रहेगा। दूसरी मेन चीज इसमें यह है कि मिशनरी स्कूल कभी इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा है या एक बहुत हाई प्रोफाइल क्लास परिवार का बच्चा है या ये बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार का बच्चा है, इसको हमें लेना। सबको बराबर का दर्जा, सभी अभिभावकों को बराबर की मान्यता उधर पे दी जाती है। राकेश जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा हम इसको बहुत जनरलाइज करके नहीं कह सकते हैं कि सारे मिशनरीज स्कूल अच्छे हैं या सारे बाकी स्कूल के ऐसे हैं। तो दरअसल मतलब व्यवहारिक अनुभव तो यही है कि यदि आप पूरा डेटा अंदर से निकाल के लाएंगे, ना ही इस बातचीत का कोई संदर्भ उस तरह से है कि हम मिशनरी स्कूलों पर बहुत आरोप लगाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से सही बात है कि जिस तरह का पूरा ये नेक्सस है, और किताबों की भली बात हो कि मेरी जानकारी में तो ऐसी बातें हैं जहाँ 16-16 किताब मिशनरी स्कूल में भी चल रही हैं। तो जो कंपैरिजन की मैं बात कह रहा हूँ कि सेंट्रल स्कूल में 4 किताबों पढ़ के बच्चा वैसे ही है जैसा 16 किताब वाला है, तो फिर फर्क कहाँ हुआ ना। अच्छा रिचर्ड जी, डोनेशन तो लेते हैं ना आप लोग अलग अलग तरीके से? गलत कह रहे हैं आप, ये भी गलत है। आपकी इस बात को मैं कहीं से कहीं तक नहीं मानता। आपके ठीक सामने जो हमारे कैमरा पर्सन मौजूद हैं वो भी इस बात के गवाह हैं। मैं उनको ही बताना चाहूंगा, बच्चे जो हैं अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई मिसकंसेप्शन है कि मिशनरी स्कूल डोनेशन ले रहे हैं तो मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। चलिए ठीक है, इसके प्रमाण हम अपने कैमरा पर्सन से जरूर लेंगे, लेकिन अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात क्या होगी ब्रिजेश जी? इसका तरीका क्या है? क्या हम ये कहें कि पेरेंट्स सामने आ नहीं पा रहे हैं? क्या पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना होगा? क्या आंदोलन करना होगा? अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो तमाम जो एजेंसीज हैं, जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपका आयोग है, कमीशंस हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर पेरेंट्स को सामने आना है, हल्ला बोल करना है, तो फिर इन सबको हटा दीजिए और सबको एक एक लठ पकड़ा देते हैं पेरेंट्स को कि साहब जब कोई कुछ करे आप सब लोग इकट्ठा होइए और इकट्ठे जो हमला कीजिए। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है, आयोग की भी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं अभिभावक को अपनी शिकायत करने आगे आना पड़ेगा। जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कहीं उसके साथ अगर गलत हो रहा है, अगर वो लुट रहा है, कोई कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो अकेला नहीं लुट रहा। मतलब एक आप समझिए बात को, मतलब एक पूरा सिस्टम ऐसा है। हाँ। पूरा सिस्टम ऐसा है, कोई एक स्कूल इसमें नहीं है, कोई एक अभिभावक इसमें पीड़ित नहीं है, ये पूरा सिस्टम ऐसा है। इसमें आप ही को यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक समस्या अब अच्छा ठीक है, नहीं, अगर एक व्यक्ति आएगा तो आप स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे कि सर फलाने जी का बच्चे के साथ आपने ऐसा किया, वो वहीं पे वो जो है वो उसको निशाने पे देंगे। जी बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल पेरेंट्स को ही सब कुछ करना है, हमें करना है। उस निश्चित तौर पर प्रशासन इसमें आगे भी करता रहा है और आगे भी करेगा, और इसको हम सब मिलके इसको हम करेंगे, आगे करेंगे बिल्कुल मिलजुल के। और इसमें हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। रिसेंटली हम सारे स्कूल को बुलाने वाले हैं और उसमें एक बार अभी समझाइश देंगे। मुझे याद आ गया स्वर्गीय जसपाल भट्टी जी का कि साहब आज तो कमाल हो गया। वो पूछते हैं क्या हो गया, बोले साहब अगली मीटिंग की डेट फिक्स हो गई।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, समस्याएं जब आती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, मैं ये नहीं मानता। कहीं ना कहीं हम सब मिलकर, अकेले प्रशासन या अकेला आयोग या अकेले अभिभावक सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबको मिलजुल के ये काम करना पड़ेगा। हम जल्दी एक मीटिंग बुलाने वाले, उसमें हम समझाइश देने वाले। और अगर कोई स्कूल नहीं मानते, कि हमारी विडंबना देखिए, आयोग के सामने या प्रशासन के सामने कार्यवाही के मामले में एक बड़ी विडंबना होती है। अभी हाल में जो कलेक्टर गाइडलाइन बनी है, जो धारा 144 जिसका ये उल्लंघन करते हैं, उसमें धारा 188 के तहत कार्रवाई कलेक्टर को अधिकार है। उसमें कलेक्टर को यह अधिकार है कि या तो वो जुर्माना लगाए स्कूल पे ऐसी चीजों के लिए, या वो सजा के तौर पर मान्यता समाप्त कर दे, कोई अगर स्कूल बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा है। अब यहां देखिए कि 4000 बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे एकदम मान्यता समाप्त कर देंगे? कल को वो स्कूल वाले आयोग में फिर खड़े हो जाएंगे कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने व्यवहारिक समस्या भी होती है कि उन 4000 बच्चों को हम कहां शिफ्ट करेंगे दूसरे स्कूल में। तो सजा के नाम पर भी एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका हमें पालन करना पड़ता है कि न आयोग कुछ करेगा न कलेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बराबर ऐसे में क्या हम अपनी जो सदस्य मतलब स्कूल में बच्चों की संख्या अगर 300 प्लस कर लें, तो अब हमारे पास वो आ गया जैसे पाकिस्तान है ना, कि हम कुछ भी स्ट्राइक करेंगे और हर बार कहेंगे मैं तो न्यूक्लियर पावर नेशन हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है। मेरा ऐसा स्कूल बोलेगा मेरे पास 300 बच्चे, मैं कुछ भी करूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन संख्या बल के आधार पर वो ये बात जरूर सामने आती है कि उन 4000 बच्चों को शिफ्ट करना। सॉल्यूशन क्या है सर आपके नजर? सॉल्यूशन निश्चित तौर पर हम इसमें आगे कैसे निजात दिलाएंगे सर? आपको नहीं लगता कि हर बार हम फिल्मों में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी होता है, बोलता है कि सर मैं तो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए ले रहा हूं। तो बच्चों के लिए लेने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं उनके हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और कहीं ना कहीं सोसाइटी में रखने के लिए वो रिश्वतखोरी की भी एक बड़ी वजह है सर जी, ब्रजेश जी। रिश्वतखोरी की बड़ी वजह है समाज में जो फैला हुआ है। तो इसका सोल्यूशन कुछ तो होगा। किस तरह से अगर ये स्कूलों पे यहाँ पर एक क्यों नहीं एक समान जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्यों नहीं हमें फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्यों नहीं जब इतने करोड़ अरबों रुपए का फंड है, हम सब इतने तमाम जो आरक्षण की बात करते हैं, क्यों नहीं हम शिक्षा के लिए भी आरक्षण दें कि 1 से लेकर 12वीं तक सभी बच्चों के, सभी आयु वर्ग के, किसी भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस बात के लिए हम शासन स्तर पर बात करेंगे। अगर आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आशुतोष जी ने जो बात कही है, हम शासन स्तर पर इसकी बात रखेंगे, प्रशासन से इस संबंध में बात करेंगे। राकेश जी, मेरा इसमें एक ही कहना है कि आप केवल एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए, ये किताबें चलेंगी, कोई भी स्कूल हो यही किताबें चलेंगी। इसके अलावा यदि बच्चों को और किताबें चाहिए तो आप अपनी प्रश्न पत्र भी उसी किताबों से बनेंगे, प्रश्न पत्र भी उन्हीं किताबों से बनेंगे। केवल सिंगल डिसीजन से ये पूरे देश भर में काम हो सकता है। और जो बाकी की किताबें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, किताबें बहुत जरूरी है समाज में, लेकिन उनको आप लाइब्रेरी रिच कीजिए ना, आपकी लाइब्रेरी में रख दीजिए 10,000 किताबें, तो बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, वो लाइब्रेरी में अपना समय होंगे, लाइब्रेरी के पीरियड्स होते हैं और उनको और बढ़ाइए। तो ऐसा नहीं है, किताबें बच्चों से आप बात कीजिए तो बच्चे उन किताबों से लाइब्रेरी पीरियड में या दूसरे एक्स्ट्रा पीरियड में आप उन किताबों को सिंगल डिसीजन से ये काम हो सकता है। कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है, सिंगल डिसीजन आप कीजिए कि ये किताबें इन स्कूलों में पूरे एक समान रूप से चलाई जाएंगी। बिल्कुल। रिचर्ड जी, क्या ये शुरुआत आपके जो मिशनरी स्कूल है वो करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे राकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें एक सिंगल पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए और वो डिसीजन लेगा सीबीएसई। ये सीबीएसई के ही नॉर्म्स हैं कि आपको इस फला क्लास में पढ़ाइए, सीबीएसई नॉर्म्स हैं ये कि इस क्लास में इतनी किताबें होनी चाहिए, इस क्लास में इतनी किताबें होनी चाहिए। सर मिशनरी स्कूल जो है वो भी तो सीबीएसई की गाइडलाइन से, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, तो आप बताइए ना कि ये जो सेंट्रल स्कूल में चल रही हैं किताबें और ये मिशनरी स्कूल में चल रही हैं, इसमें फर्क क्यों है? क्यों आप 3 किताबों से नहीं? इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों आप मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूँ जिसमें 16 किताबें चल रही हैं, जिसमें 4,000 5,000 रुपए के सेट्स आ रहे हैं, 5,000 रुपए के सेट्स आ रहे हैं। आपको पता है क्या मार्केट में? अगर है, आप बताइए सेंट्रल स्कूल की किताबें कितने रुपए में आती है? सीबीएसई की अगर सिलेबस में है, नहीं, वो बात नहीं है, वो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है। आप भी बताइए मिशनरी स्कूल की किताबें 5,000 रुपए की क्यों हैं और सेंट्रल स्कूल की किताबें 350 रुपए की क्यों है? सीबीएसई की जो सीबीएसई से जो संचालित किए जा रही जो मिशनरी, यही फ्लेक्सिबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है। तो केंद्रीय विद्यालय पे भी है। मेरी बात तो सुनिए, जो मिशनरी स्कूल सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे हैं वे भी सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड है। उनने अपने तो ये फर्क क्यों है जेम्स साहब? ये फर्क क्यों है? मिशनरी स्कूल का अपना कोई अलग एजुकेशन सिस्टम नहीं है सर। यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा सेंट्रल स्कूल का जो बच्चा 350 किताबों की रेगुलेशंस के हिसाब से जो सिलेबस आता है वही सिलेबस अभिभावक यही फ्लेक्सिबिलिटी है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी एक किताब की 5,000 रुपए की क्यों है?
आपका एक किताब का, आपका मिशनरी स्कूल का 5,000 रुपए का सेट क्यों है? सेंट्रल स्कूल का 350 रुपए का क्यों है? आप मुझे केवल सिंगल उसमें बता दीजिए कि वो 16 किताबें क्यों और ये 4 किताबें क्यों हैं? जब आप मुझसे इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, अगर आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि मिशनरी स्कूल्स, मैं मिशनरीज पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सारे स्कूलों की बात कर रहा हूं। मैं बोल भी नहीं रहा कि आप मिशनरीज पे आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मिशनरी स्कूल्स किताबों और ड्रेसों के नाम पर कमीशन खोरी कर रहे हो, मैं मिशनरी स्कूल नहीं कह रहा, मैं सारे स्कूल बता दीजिए, मैं सारे और मैं खुद चल के उस स्कूल की शिकायत करके अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए भी मैं एक मिनट रिचर्ड जी, इस बात पर मैं आपकी बात यही वो करूंगा निश्चित तौर पर। मैं आपकी इस बात को, क्योंकि मैं खुद उस पिछले साल की छापामारी पे गया था और कार्मल गारमेंट स्कूल, आपका जो मिशनरी का स्कूल है, उसने अपनी पूरे बच्चों की लिस्ट जो है वो 10 नंबर के एक दुकानदार को प्रोवाइड कराई थी और मैंने छापा मारा था और उस पर कार्रवाई भी की गई, उसको नोटिस दिया गया सुकास, उसने जवाब दिया, उस पर कार्रवाई अभी जारी। उन्होंने क्या जवाब दिया? उसमें उन्होंने जवाब दिया कि हमने जो है वो लिस्ट हमारे यहाँ से नहीं है और हमारे यहाँ से नहीं गई है, इस तरह की उन्होंने अपनी सफाई दी। नहीं, वो लिस्ट तो सिद्ध हो गई। देखिए, जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल वो तो हम कार्रवाई करेंगे, प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिशनरी स्कूल सारे एक जैसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी है। सेंट थॉमस ने पिछली बार बुक्स का प्रमोशन किया किताब में, और उसमें मैं खुद गया था उस स्कूल में, और मैंने खुद स्कूल की किताब में देखा कि उसने जो है बुक एंड बुक का प्रमोशन किया था। आज भी वो बुक एंड बुक की जो आपकी जो सेंट थॉमस की बुक है वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास जब्त है वो जी। तो ऐसा नहीं है कि सारी राकेश जी, जिला शिक्षा अधिकारी का नाम आ गया है और ये डिबेट को अगर अंतिम चरण में लेके जा रहे हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी का यहाँ पे नाम लेना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर में इस तरह की स्थिति है। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये बड़ा एक अधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि तमाम स्कूलों में देखना कि ये तमाम नियम कायदों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। क्या एक तरह की भाई घर में अगर उस रंग का कपड़ा खरीदकर अगर माता पिता खुद सिलकर अगर वो यूनिफॉर्म तैयार करते हैं बच्चे को, तो वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं अलाउ की जाती है? सिर्फ इसलिए कि साहब उसमें फलाने जो है दुकान का लोगो नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो लोगो लगा हुआ है वो जो यूनिफॉर्म खरीदे और उसके लिए एवज में 400-500 रुपए ज्यादा दिए जाएं। किताब वहीं से खरीदी जाए जहां से निर्धारित की गई है। अगर आपने अपने सीनियर की किताब ले ली पुरानी तो साहब उसमें हर साल एक नया चैप्टर, एक नई लाइन उसको बदल दी जाती है। इसमें भी राकेश जी कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है कि भाई कम से कम 5 साल तक तो कम से कम कोर्स में कोई बदलाव ना हो। बिल्कुल राकेश जी। नहीं, निश्चित रूप से जो आप जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का कह रहे हैं 70 शिकायतें उनके टेबल पर हैं। अब आप उनसे सवाल पूछिए कि इन 70 शिकायतों का वो कब और क्या करने वाले हैं। क्या करते क्या सर? नहीं तो ये तो जिला शिक्षा अधिकारी क्या होता है सर? ये तो जिला शिक्षा अधिकारी ही बताएंगे उन 70 शिकायतें। आपकी जानकारी में क्या खेल क्या होता है? नहीं, खेल तो आपको देखिए, मैंने शुरू में ही कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक बड़ा नेक्सस है जिसमें सब लोग शामिल हैं। रेट फिक्स रहती है कि फ्लक्चुएट करती है हर साल? अब देखिए उसमें मैं अंदर में बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं बच्चों की दृष्टि से एक बात कहना चाहता हूं कि जो हम लालच में बच्चों का हेल्थ का, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का, बच्चों का एक पूरा, क्योंकि वो पूरा एक है ना, तो हम कम से कम इस लालच में, इस कमीशन खोरी में एक बचपन को बर्बाद ना करें। उनको अभी आप देखिए रिजल्ट आएंगे और वो सुसाइड वाले मामले, आज ही एक अखबार में एक ऐसी खबर आ गई, गणित का पर्चा बिगड़ा और वो बच्ची ने कुछ गड़बड़ कर ली। तो अभी ये जो पूरा हम समाज बना रहे हैं जो बच्चों के खिलाफ है, बच्चों की दुनिया हम कैसी बना रहे हैं, तो दरअसल प्लीज उसको सोच लीजिए। बाकी कमाने के, कमीशन खोरी के और दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको करते रहिए। जी, दबाव क्या वाकई में इतना ज्यादा होता है? क्योंकि लगातार हमने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से भी कई बार चर्चा की है, जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं आ गया हूँ, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। उसके बाद उस सिस्टम में खुद को ऐसा बौना पाते हैं कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु पैटर्न जो है लागू करने की बात की गई थी वो लागू नहीं हो पाता है। अरे वो तो छोड़िए, स्कूल की यहाँ तक कलेक्टर कहता है कि साहब ठंड की वजह से स्कूल जो है फलानी इतने बजे तक खुलेंगे नहीं। उसके बावजूद भी कई प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमानी करते हैं और अपने स्कूल खोलते हैं। समर वेकेशन के दौरान भी बच्चों से फीस वसूली जाती है जबकि स्कूल लगते ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल, आप बताइए, आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, कलेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी सुनवाई कर रहे हैं ये स्कूल? निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। राकेश जी ने जो पहले कहा कि इसमें जो है इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, सिंगल पॉलिसी बननी चाहिए और शिक्षा नीति में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है, मैं बिल्कुल ये बात प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव होता होगा। निश्चित तौर पर हम कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं, उसमें विलम्ब होता है और इन्हीं सब की वजह से ये जो समस्याएं सामने आ रही बच्चों की वो निश्चित तौर पर आती है। लेकिन आगे हम उचित स्तर पर इसकी बात करेंगे। आज आपने जो कहा है उसको उचित स्तर पर रखेंगे। ठीक है रिचर्ड जी, कम से कम मैं आपसे उम्मीद करूंगा, अंतिम कमेंट आपसे लेते हुए, कि ठीक है मिशनरी स्कूल से शुरुआत अगर कर ली जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोपों के जो निशाने पे वो हैं मिशनरी स्कूल ही रहते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो सिर्फ कमीशन खोरी या सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। और जैसे कि राकेश जी ने बताया, कहीं ना कहीं आत्महत्या के सबब भी बनते हैं इस तरह के मामले। बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मिशनरी स्कूल्स एक पॉइंट पे दूसरे स्कूल्स पे से थोड़ा सा अलग हटके काम करता है। मिशनरी स्कूल्स सबसे पहले जो ईसाई समाज का जो सबसे बड़ा अहम पहलू है मानवता। मिशनरी स्कूल बच्चे को शिक्षित करने से पहले एक अच्छा मानव बनाने पर एम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात है आरोप प्रत्यारोप की, मिशनरी स्कूल्स पर इस प्रकार के और अन्य कई सारे, जो आप लोग भी जानते होंगे समझते होंगे, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति को उधर पे, अपने चाहते लोगों का, हर रसूखदार व्यक्ति को उधर पे एडमिशन चाहिए। जब वो इस चीज में सफल नहीं हो पाते हैं तो किसी न किसी तरीके से स्कूल प्रशासन को वो प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। और मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई मिशनरी स्कूल अगर इस प्रकार का काम कर रहा है कि किताबों में और यूनिफॉर्म में अगर कमीशन खोरी कर रहे हैं, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई की जाए। और जहां हमारी जरूरत होगी वहां हम खुद चल के, जिस स्तर पे आप चल के बोलेंगे मैं उस स्तर पे चल के बात करूंगा और स्कूल पर कार्रवाई करूंगा। ठीक है, ब्रजेश जी की एक सरकास्टिक मुस्कान आपकी तरफ है। प्रोग्राम के बाद आप उनसे मिलिएगा और निश्चित तौर पर शायद कुछ और खुलासे जरूर आपसे करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, अभिभावकों आपसे मैं कहना चाहूंगा, इसको अपने स्टेटस सिंबल ना बनाइए। मुझे याद है कि कई ऐसे जो विज्ञापन आया करते थे कि गरीब विद्यार्थी संपर्क ना करें, ये स्कूल सिर्फ अमीरों के लिए है, और वो खुलेआम विज्ञापन किए जाते थे। उसके बावजूद भी उस पर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दो वजह। एक, हमारे अंदर खुद एक स्टेटस सिंबल है कि साहब अगर हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है तो एक तो हमने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई। बच्चे को बड़े होने के बाद हम कहेंगे देखो बेटा हमने तुम्हें बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाया, बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाया, बड़े अच्छे स्कूल हो चाहे नहीं हो, महंगा है तो अच्छा है की बात को हम ये मान के चल लेते हैं। और उसके बाद वही बच्चा जब फेल होता है, वही बच्चा जब समाज में खड़ा नहीं हो पाता है, तब हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हम सिर्फ अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने कर्मों को नहीं, कि हमने जब हमारे बच्चा गलत रास्ते पे बढ़ रहा था तो उसको आगे ले जाने को वाले हम ही थे। जब हमारे स्कूलों में उनको शोषण किया जा रहा था और सिर्फ उस आड़ में उसको छोड़ दिया जाता कि क्योंकि ये महंगी फीस भर रहा है इसलिए बच्चे की गलतियों को दरकिनार कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। और आज एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, देखिए सिस्टम में जो बदलाव है उसकी शुरुआत आप लोग को करनी होगी, आप लोग को आवाज उठानी होगी, आप लोग को बाल आयोग के पास जाना होगा, आप लोग को कलेक्टर ऑफिस जाना होगा, आप लोग को स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना होगा, आवाज उठानी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी कि वो इस तरह से आपका शोषण ना करें और बेहतर शिक्षा देने की आड़ में आप लोग की जेब जो है वो खाली ना करें। अगर इस मुहिम को आप आगे बढ़ाते हैं तो इंडिया फर्स्ट न्यूज आपके साथ में लगातार बना रहेगा। इस विषय पर भी हम लगातार हिटिंग जारी रखेंगे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी लगातार हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और जहां भी इस तरह की कोई समस्या आप हमें बताइए, हम जिम्मेदारों तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।